बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ टुनाइट की आज की मेज़बानी मैं ईमान नवाज़ करूंगी। नाज़रीन, एक बड़ी कहानी मशहूर है कि एक बादशाह के पास एक तंदूर वाला आया और कहा कि मैं रोटी की कीमत में इजाफा करना चाहता हूँ। 10 रुपये में बचत नहीं हो रही, 20 रुपये कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, अरे भाई 20 रुपये, आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है, आप रोटी की कीमत 30 रुपये कर दें। ये सुनकर तंदूर वाला कहने लगा, हुजूर ये तो ज्यादा हो गया और अवाम बाहर निकलेगी। इस पर बादशाह ने कहा, आप करें मैं देखता हूँ। कीमत 30 रुपये मुकर्रर हुई और अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर बादशाह ने रियाया के सामने तंदूर वाले को डांट कर कहा, 30 रुपये क्यों कीमत रखी है, आप 20 रुपये रख दें। लिहाजा कीमत भी वही मुकर्रर हुई, तंदूर वाला भी खुश और अवाम भी। पाकिस्तान में अवाम के साथ भी एक ऐसा ही खेल खेला गया है। पेट्रोल की कीमत में पहले 55 रुपये इजाफा और उसके बाद इसमें 137 रुपये यकमुश्त इजाफा हुआ। अवाम चीखने लगी तो फिर 80 रुपये कम करके यही कहानी दोहराई गई है। ये कैसा मंजर है कि वफाकी वुज़रा कहते हैं कि FBR नाकाम है। IMF ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, मगर रात को वज़ीर आज़म लेवी में 80 रुपये कमी का ऐलान करते हैं। अवाम हैरान है। सवाल पैदा होता है कि वाकई फैसले अवाम के मफाद में हैं या वक्ती दबाव के तहत। और जब सियासतदान कहते हैं कि एहतजाज करना है तो नेतन्याहू के खिलाफ करें, हमारा कसूर नहीं है, तो यह अवाम के लिए फैसला कुन मंतक है या महज बयानबाजी। मौशी दबाव, बढ़ती हुई महंगाई और तजुर्बाकार टीम के फैसले, ये सब अवाम के लिए उलझन का बायस है। सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसियां वाकई अवाम को सहारा दे रही हैं या महज कुछ वक्ती रिलीफ फराहम करके हालात की अक्कासी कर रहे हैं। अवाम के लिए वो लम्हा है जहां सवालात ज़्यादा हैं और जवाबात कम हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसार राना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नसरुल्लाह साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, फिर 80 रुपये की कमी, सारे मंजरनामे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती वुज़रा मुसलसल यही कहते रहे कि FBR को टैक्स कलेक्शन में नाकामी का सामना है, इसलिए लेवी में छूट नहीं दे सकते। फिर यह भी कहा गया कि IMF ने लेवी के मामले पर दरख्वास्त जो दी गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है, जबकि रात को वज़ीर आज़म साहब ने वही लेवी कटौती करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारकर कौम पर मेहरबान हुए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगरचे इस वक्त पूरी दुनिया एक बुहरान से शिकार है उसका, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत अपने दीगर अखराजात है उसमें कमी करे और जो आवाम के ऊपर जो बोझ जा रहा है इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे। अगरचे जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ कीमत में कमी का ऐलान किया एक ही रोज़ बाद इजाफे के बाद, इससे थोड़ी सी लोगों को एक सुख का चांस जो है वो सांस तो मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे देर पा बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं। हुकूमत को अपने टैक्सेस जो दीगर मद्दात में मौजूद हैं, FBR की कारकर्दगी को बेहतर करना होगा, टैक्स रेवेन्यू को बेहतर बनाना होगा। लेकिन जब टैक्स कलेक्शन में कमी आती है तो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है वो लेवी लगा कर या उसमें इजाफा करके अपना खसारा पूरा करने की कोशिश करती है। ये वो रवैया है जिससे मेरे ख्याल में हमें निकलना होगा। हुकूमत कोई भी हो, हमने माजी में भी देखा टैक्सेस की भरमार करके अपना खसारा पूरा करने की जो कोशिश है, ये कोशिश होनी चाहिए इदारों की बेहतरी के ऊपर। इसार साहब, कितने बेहतरीन लीडर हैं वज़ीर आज़म हमारे। इतनी सब्सिडीज, इतने रिलीफ के बाद भी देखिए उन्हें चैन नहीं आया, फिर वो आए और 80 रुपये कमी कर दी गई। क्या कहेंगे? वो पत्थर पूरा दिल से नहीं हटा सके, वो जो दिल पे रख के पत्थर रख के वो करते ना जी, उन्होंने वो पत्थर वजनी था तो अपने वुज़रा से कहा कि पैसे बढ़ा दो। फिर जब कम करना था तो फिर क्या नाम है, टार्जन की वापसी हुई और उन्होंने खुद ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आपने 200 रुपए कीमत बढ़ाई एक महीने में, 80 रुपए कम करके मेरे बाप के सर पे एहसान किया आपने। क्या आपने क्या मेरे को दादा के मतलब कबर के ऊपर कोई एहसान कर दिया आपने? भाई 120 रुपए मीन समथिंग जो आपने बढ़ा दिए। आप हीरो बन रहे हैं स्पाइडरमैन के जी मैंने देखा 80 रुपए कम कर दिए, तो 120 रुपए तो अभी भी अब मैं दे रहा हूँ जो आपने मेरे डाले। और दूसरी बात, ये मलिक साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई अपनी मंजी थले डांग फेरे ना आप। आपने स्पीकर की तनख्वाह बढ़ा दी, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ा दी, अरकान असेंबली की तनख्वाह बढ़ा दी, वुज़रा की तनख्वाह बढ़ा दी। इन हालात के अंदर आप जनाबे ले रहे हैं, क्या कहते हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, 1200 अरब का जहाज 1200 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। कौम को आप कह रहे हैं पैदल चलो। बड़ी गल है यार। तुसी या शेख अपने अल वेख, तुसी अब दूजे ਤੁਹਾਡਾ ध्यान कोई नहीं, अपने अल ध्यान कोई नहीं, तो दूजे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कह रहे हो जी नेक बन जाओ, मौलवी बन जाओ। तो वो पुराना हो गया था ना जहाज, इसीलिए नया ले लिया। काम कैसे होगा फिर अगर गाड़ियां भी नहीं ली जाएंगी? तो पुराने जहाज मुझे दे देना,
मैं बच्चों को स्कूल ले जाया करूंगा, ले आया करूंगा, मुझे दे दे। नहीं, वो मरीजों को उठाने के काम आ रहा है। अच्छा, यानी जिससे आपकी अपनी जान खतरे में है वो मरीजों को हवाले कर दिया बिल्कुल। क्यों? वो मरंडे ने उंजी मार रहे ने पहले ही मर जान। यानी आपकी जान बड़ी कीमती है, तुसी वो जहाज उन्होंने फड़ाता कि लो जी तुसी जेड़ा जहाज डूबन वाला है ना तुसी ले लो, को मरीज मरी जाएगा ना ज्यादा था, वो पहले केड़ा बच जाना सी। नसरुल्लाह साहब, आज विफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करीम भाई की दुकान की एक पूरी स्टोरी मैंने सुनी। साबिक वज़ीर आज़म ने भी आज यही कहा, शाहिद खान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पैसे बांटने से, ट्रांसपोर्ट फ्री करने से काम नहीं चलेगा, हुकूमत को पॉलिसीज तब्दील करनी होगी। देखिए, मैं समझता हूँ ये तनकीद तो बिल्कुल बिला जवाज है कि अगर किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री मिल रही है या हुकूमत ने ओरेंट ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस फ्री करने का ऐलान किया है, तो मुश्किल सूरत हाल में आवाम का इसमें फायदा है। लेकिन हमारे यहाँ तनकीद जो है वो कोई मस्बत तनकीद नहीं की जाती है, हमारे यहाँ सिर्फ नंबर स्कोरिंग की जाती है। हुकूमत ने एक दबाव हुकूमत के ऊपर है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के ऊपर एक दबाव है। फिर हमारा मुल्क जो है वो खास तौर पे हम IMF से पैसे लेते हैं और हमारे ऊपर शरात भी ये मौजूद है कि हम सब्सिडी एक हद से ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए कि हमने कर्जे वापस भी करने होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, आप टैक्सेस में जो है उसको टैक्स कलेक्शन आप अच्छा कर लेंगे तो आपको टैक्सों की भरमार नहीं करनी पड़ेगी, आपको शाना अखराजात हैं उसमें कमी लानी पड़ेगी। ये चीजें तो आप करके जो है वो चीजें बेहतर कर सकते हैं और अवाम का एतमाद भी बहाल होता है। लेकिन ये कहना कि जनाब अगर बस फ्री की गई है अच्छा इकदाम नहीं है, मैं समझता हूँ मरीम नवाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया है कि अगर लाहौर में लोग ओरेंट ट्रेन पे सफर करेंगे, बड़े शहरों में जो मेट्रो चल रही हैं वहाँ पे सफर करेंगे, उन्हें एक महीने के लिए किराया नहीं देना पड़ेगा, तो उनकी बोझ की जो जेब के ऊपर हल्का बोझ पड़ेगा। रही बात जिसका राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि जहाज पुराना मुझे दे दें, राणा साहब से उसको खड़ा करने के भी पैसे नहीं होने, जहाज बहुत पेट्रोल खाता है, तो राणा साहब जहाज दे के कहीं वो कंबल वाला काम ना हो कि कंबल को छोड़ना चाहे फिर ये कि कंबल अब मुझे नहीं छोड़ रहा। तो ये मेरे ख्याल में देखिए जो असल मामला है वो है जहाज लेना, गाड़ियां लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूबे के पास जहाज होना चाहिए। मैं समझता हूँ अच्छा। KPK में होना चाहिए, सिंध में होना चाहिए, नए जहाज देने में भी कोई हर्ज नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, आप इदारों को बेहतर करें, आप टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, आप निजाम को बेहतर करें, आप सरमायाकारी को लाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में सियासी जमातों के मंशूर के ऊपर हमें तनकीद करनी चाहिए, जो वादे करते हैं ये कितने पूरे करते हैं। हुकूमतों के पास अगर जहाज नहीं होगा तो क्या फिर गामे के पास जहाज होगा? यानी आप देखें ना, हुकूमत ने ट्रैवल करना है, वज़ीर आज़म ने ट्रैवल करना है, और फिर ये मरीम नवाज ने आज थोड़ा जहाज, उन्होंने सारी उम्र घर ले जाना राय में, जब वो मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे नया चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करेगा। परवेज साहब के जमाने में नया जहाज लिया गया था, वो घर थोड़ा लेकर चले गए थे, जहाज लिए जाते हैं। और सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है, आपको अगर ट्रैवलिंग की जरूरत है तो आप जहाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कारकर्दगी पे सवाल होने चाहिए कि कारकर्दगी कितनी बुरी है कितनी अच्छी है, उसका जायजा लिया जाना चाहिए। इसार साहब, जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि जहाज देना तो कोई बुरी बात नहीं है, और फिर उस पे अच्छी बात है कि 70 लाख टिप भी देना बुरी बात नहीं है, लेकिन अवाम को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो लोग गाड़ी पर सफर करते थे वो अब शायद पैदल चलने के बहाने पर हैं। अब मुस्बत तनकीद की उन्होंने बात की है, इसार साहब की मुस्बत तनकीद कैसे की जाती है? पहले तो मलिक साहब तुसी जहाज मैनू दिला दियो, मैं मीनार पाकिस्तान खड़ा कर लिया करांगा, कोई बात नहीं है, वो कौम की जगह है, जहाज वहां खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वहां से ओरेंट ट्रेन में बैठ के आ जाया करूंगा मीनार पाकिस्तान, और वहां रास्ते के अंदर में क्या कहते हैं बस में टिकट ला देना जहाज खड़ा करके, उसे टिकट ला देना जहाज खड़ा करके। नहीं, मैं जहाज देके 100 रुपए टिकट दे। हाँ, मैं वही ना, मैं कह रहा हूँ इस बहाने गरीबों को भी जहाज देखने का मौका मिल जाए। ये उमरा के पास अपने जहाज होते हैं, सरकारी 2-2 3-3 जहाज होते हैं, फिर भी उन्हें जहाज खरीदने का शौक होता है। तो चलो इस बहाने गरीबों को जहाज देखने का मौका मिल जाएगा, जिनके पैसों से ये सारे जहाज खरीदे जाते हैं। उन बेचारों को तो बसें भी टूटी हुई मिल रही होती है, उनके पैसों से आप इतने बड़े। हाँ, अगर पंजाब के पास जहाज ना होता तो बिल्कुल जहाज खरीद लेना चाहिए था, लेकिन KP में तो एक हेलीकॉप्टर है, वो भी मेरे ख्याल सुने खराब हुए हैं, उसके वज़ीर आला को तो चाह नहीं चढ़ा कि वो करवाए ना जहाज, महंगा ठीक करवाएं, अपने लिए जहाज भी खरीदें KP वाले, कुछ थोड़ा सा वो अपने लिए अपने रेवेन्यू बढ़ाएं। किस्मत ही खराब है ना, और मलिक साहब होती तो किस्मत ही खराब है ना, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ब्लॉक ਕੀਤਾ है ਤੁਸੀਂ ना। ये तो प्रिविलेज जिनको हासिल है कि आप शादी के कार्ड देने के लिए भी आप पाक फजाइया के जहाज में चले जाएं, ये तो इन्हें हासिल है ना रुतबा।
कि आप शादी कार्ड देने भी आप फजाइया के जहाज में चले जाओ, उधर तो पासपोर्ट भी ब्लॉक किया है। और दूसरी बात ये है कि देखें, कारकर्दगी ये नहीं है कि आपके अखबारात और टीवी में आप क्या नजर आ रहे हैं। कारकर्दगी है कि आपके इलाके के लोग, उस इलाके के लोग कितने मुतमईन है। तो आए निकले, एक सर्वे कर लेते हैं। अभी चलते हैं पंजाब के कहने में मुख्तलिफ शहरों में जाके लोगों से पूछ लेते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने ऑरेंज ट्रेन और बस ये वो फ्री की है, तो भाईजान ये पैसे कौन देगा? सरकारी खजाना। तो सरकारी खजाना में टैक्स किसका जाएगा? मेरा। तो उसी साढ़े को टैक्स बता देने में। अभी तो आपने गोबर टैक्स लगाया है, अभी पैम्पर टैक्स भी लगाना है आपने, ठीक है ना? लोगों के माओ ने तो पैम्पर छुपाने कुछ आवाम को डायरेक्ट रिलीफ वापस मिल रहा है तो मिलने दें। हाँ। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है। लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, 2.5 लाख लोग टोटल सफर करते हैं इन बसों में और ट्रेनों में, तो जो बाकी 98 लाख ने वो कितने जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि चलो भीगी बिल्ली के भागो चीका टूटा, भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ मिल रहा है, वो मैं उस पे नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जो इतने पैसे बढ़ा के, जो नजम सेठी कह रहे हैं कि आपने जनाब वो यूएई के पैसे देने हैं, नहीं तो उसने तुम्हारी जायदादें जब्त कर लेनी है, जिसको बचाने के लिए आप गरीब आवाम का जो तेल निकालने के ऊपर तैयार हो गए, ठीक है ना? तो मैं तो ये समझता हूँ कि नजम सेठी साहब या उनके जो बालके हैं अब्द के या बाजी के, बाबे सरकार चिड़ियां बोल पियां, उनकी चिड़ियां जो बोलती हैं तो वो एवं नहीं बोल रही होती। आपने हमारा तेल निकालना है, जायदादें अपनी बचाने के लिए यूएई के अंदर। लेकिन इस साहब तजुर्बाकार टीम है ना। आज अता साहब भी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत है, वहां पर इतनी कामयाब स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान में देखिए अभी भी रिजर्व्स हैं। हाय हाय, मुझे उन रिजर्व में से उन 18 क्या नाम है का जवाब दे देना जो पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहे। 20 आए थे हमारे ऑयल के, क्या नाम है वो शिप होती है, क्या होती है, तो 2 ही वो क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब ने माना कि हमारे पास है, तो 18 किधर चले गए? और अगर आपके पास तेल वाफिर मिकदार में, तो आपने इतना महंगा क्यों किया? 109 तो वो आपने करीम साहब की आपने आज कहानी नहीं सुनी। वो ये कह रहे हैं कि महंगी चीज लेके हम सस्ती कैसे बेच दें, फिर हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। पूरी स्टोरी सुनाई उन्होंने। ठीक है, तो जो सस्ता तेल लेके महंगा बेचा वो करीम था कि वो अब्दुल करीम था? अच्छा, वो ये अब्दुल रहीम था। वो कौन था जिसका सस्ता तेल लेके आपने महंगा बेच दिया? महंगा तेल लेके सस्ता नहीं बेच सकते, तो जो सस्ता तेल लेके महंगा बेचा है वो मेरी जेब में गया, ये दुआ साहिबा की जेब में गया, नसरुल्लाह साहब की जेब में गया। नसरुल्लाह साहब के पास ये पॉइंट ले जाते हैं ना, उनसे ये पूछ लेते हैं। अगर मुझे बड़ी खुशी होगी मलिक साहब की जेब में जाएगा ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। किसी टाइम में ना दे किसी से हाथ पाके पह कड्डन जोगते होवांगा। इनके तो चले गए तो फिर समझेंगे चले गए तो खूब आते चलेंगे, फिर वापस ही नहीं आने। बात तो ये है कि देखिए, पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाई है। इंडिया में इस वक्त लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आप जब पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाएंगे तो यू हैव टू पे, आपने पैसे देने हैं, पैसे दे के आप मंगवाते हैं। इंडिया ने अच्छा देखा, अगर पाकिस्तान ना मंगवाए तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, फिर आपको जो है वो कीमतें भी नहीं पड़ेंगी, पेट्रोल मिलेगा नहीं। फिर आप कहेंगे लाइनें लगी हैं जी, देखिए जी एक लाइन पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लाइनें की लगी हुई हैं। हुकूमत ने पैसे पे करके पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाई हैं, तो उनको आपको पे करना है, इसलिए टैक्स आपको लगाने पड़ते हैं, इसलिए आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती है। जो मुल्क अगर आज पाकिस्तान पेट्रोल ही ना मंगवाए, चले फर्ज कर राना साहब की बात मान लेते हैं कि जी हम कल से पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाते नहीं है, ठप करके बैठ जाइएगा, 1-1 लीटर ले लीजिएगा गाड़ी में डलवा के, लाइनें लगा लीजिएगा पूरे मुल्क के अंदर, उस पर आप देख लीजिएगा मामलात कैसे होंगे। फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फिर आपको महंगा पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि देखें पेट्रोल, दूसरी बात क्या 20 जो है आपको तो 100 मिल जाएंगे अगर आ जाएंगे, भाई आपके पास पैसे जितने होंगे आप पेट्रोल खरीद लेंगे। इस वक्त तो किल्लत नहीं है, पेट्रोल तो आपको पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि पैसे तो आपने देने हैं। इसार साहब बिल्कुल ये जो बात कर रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि मरीम नवाज कोई अब ऐसी स्कीम भी ला रही है कि बाइक्स वालों की जो पेट्रोल डलवाने की टेंशन है, इससे पूरी जिंदगी का छुटकारा मिल जाएगा। कोई ऐसी स्कीम भी आ रही है? हाँ, मेरे ख्याल में उनसे मोटरसाइकिलें छीन लेंगे। अच्छा, सारी जिंदगी का छुटकारा मिल जाएगा उन्हें। अब बेहतरीन रास्ता ये है अच्छा कि वो खरीदने। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जी यहाँ पे पाकिस्तान में पेट्रोल इसलिए महंगा है कि क्योंकि उन्होंने खरीदा, तो इंडिया में 109 रुपए क्यों है? बांग्लादेश में 163 रुपए क्यों है? श्रीलंका में 300 सवा 300 क्यों है? कल मौत पाकिस्तानी ची पे ही है कंज्यूमर देते। हमें तो सस्ता तेल भी मिल रहा है,
हमें तो सऊदी अरब से भी सस्ता तेल मिल रहा है, हमें तो आपने हरमज से भी तेल निकलने की इजाजत है, हमें तो आपने हरमज से सस्ता तेल भी आ रहा है। साढ़े की केड़ी कीमत आ गई है। इंडिया में 109 रुपए क्यों है, बांग्लादेश में 163 रुपए क्यों है, या हमारी 500 रुपए क्यों है? कोई या तो हो सकता है कि ये मुकद्दस जमीन से आता है, तो ये कहा गया कि क्योंकि बहुत मुकद्दस तेल है लिहाजा इसको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसे सब चूमना चाहिए, माथे पे लगा लेना चाहिए, इसकी हुर्मत का ख्याल करना चाहिए, शायद इसलिए महंगा कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे जवाब दे देना कि इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हमारे पास क्यों है, जबकि हम तो वहां से 20 वो हमें पेट्रोल के वो भी आ रहे हैं मुफ्त। सऊदी अरब तो भी आ रहे हैं, उनको तो नहीं आ रहे। वो बंदा जो गया था रूस सस्ता तेल लेने, उसको घर बिठा दिया आपने, जेल भेज दिया। इंडिया रूस से सस्ता तेल ले रहे और 109 रुपए का दे रहे। बल्ले तो तजर्बाकारियां भाई। हाँ, तजर्बाकार टीम है ना, और माजी में कहते रहे कि हम वाहिद जमात है जो तजर्बा रखती है। इसार साहब, पीटीआई भी आज यही बात कर रही थी ना कि जब वॉर स्ट्रैटेजी बनाने की बात थी तब ऑपोजिशन को साइडलाइन करने में ये सब लगे हुए थे। पीटीआई का तो छोड़ेगी, उनका पीटीआई का तो मैं कोई वो करना नहीं चाहता। वो तो आप नॉन सीरियस ये लोग ने, वो तो अपने मसाइल हल नहीं कर पाए, वो कौम के लिए क्या वो करेंगे? उनके तो अपनी क्यादत के मसले नहीं हल हो रहे, एक दूसरे के सर पकड़ के बैठे हुए, बाल पकड़ के। लोगों को उन्होंने जलसा करना है, यही तय नहीं कर सका कि कौन जलसे को लीड करेगा। अभी उनका यही नहीं पता कि ये बच्चा किसकी गोद में जाके हुआ हुआ करेगा। अच्छा, उनका छोड़े, वो मैं उनका कंट्रीब्यूशन की छोड़े, लेकिन ये तो फैसले हुकूमत ने करने हैं, डिसीजन हुकूमत के। तो हुकूमत जो है, मैंने तो आपको बताया, चार्ट आप देख लें, इंडिया में क्या पेट्रोल की कीमत है, बांग्लादेश में क्या है, श्रीलंका में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है। अफगानिस्तान सबसे गया गुजरा है ना, वहां के पेट्रोल और हमारे पेट्रोल का तो काबुल कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि उनके के कहाँ पे खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर हुक्मरान जो बैठे हुए वो कितने सिंसियर है अपनी आवाम के साथ, बस इतना फर्क है। इसार साहब, हुकूमत एक ये भी दलील दे रही है कि एहतजाज करना है तो नेतन्याहू के खिलाफ करें, हमारा इसमें क्या कसूर है? आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? तो जब हम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो आप क्यों लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे? सेनेटर मुश्ताक ने जब नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया था तो क्यों गिरफ्तार किया था आपने? क्यों रैलियां नहीं निकलने देते थे नेतन्याहू के खिलाफ? नेतन्याहू को पाकिस्तान के टीवी पे किसने दिखाया? उनकी पार्लियामेंट को किसने दिखाया? मैंने दिखाया था। मैं क्या मैं नेतन्याहू के वो कर रहा था? मैं नेतन्याहू के साथ उसमें बैठा हूँ, वो बोर्ड ऑफ पीस में। वो कई जो तड़ा दिल कर रहे, कई जो को पूछना अलग है। ठीक, इसार साहब, एक ईरान इसराइल जंग को रोकने के लिए जो कोशिशें जारी हैं, पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार भी अदा कर रहा है, सिफारती कामयाबियां जो पाकिस्तान को मिल रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? बॉडी मिल रही है सिफारती कामयाबियां, तो यूएई ने तो बल्कि पाकिस्तान का, मैं कह रहा हूँ कि सिफारती कामयाबियों को झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पैसे $2 काट दो 17 अप्रैल तक, नहीं तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। बड़ी सिफारती कामयाबियां है भाई, बड़ी सिफारती कामयाबियां के ठीक है, क्या नाम है, इराकची साहब ने बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी खेली है, लेकिन ये कि उन्होंने ये कहा कि हमें कोई नए मुज़ाकरात पे यकीन नहीं है, ये मुज़ाकरात के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक अमरीकी प्रोफेसर है, उसने कहा कि मुज़ाकरात के नाम पे अमेरिका ने ये ड्रामा किया कि ईरान की जो लीडरशिप है उसे बाहर निकाला, जो कैमोफ्लेज हुई हुई थी, और उनको बाहर निकाला ताकि उनका पता चले कि कहाँ कहाँ क्या क्या मूवमेंट है। तो ठीक है भाई, आप खारजा पॉलिसी कर रहे हैं तो फिर क्यों पाकिस्तान में वो इतना प्रॉब्लम आ रहे हैं? पैसे का बुरान क्यों आ रहा है? यूएई क्यों हमारा गिरेबान पकड़ रहा है? सऊदी अरब क्यों नहीं हमारे साथ खड़ा हो रहा है, जबकि हम तो उसके मुहाफिज बन के खड़े हुए? वो क्यों यूक्रेन से मुआहदे कर रहा है, दिफाई मुआहदे? क्यों नहीं हमें वो सारा कुछ इस मुश्किल मरहले पे हमारे साथ कोई खड़ा हो रहा है? ठीक, बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और नसरुल्लाह मलिक मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमें सीनियर रहनुमा पीटीआई शाहिद खटक साहब ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीटीआई शाहिद खटक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। खटक साहब ब्रेक से पहले हम एहतजाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हुकूमत को माशी दबाव का सामना भी है। ऐसे में पीटीआई इस्लाम है हुकूमत पर क्या कोई सियासी दबाव डालने का सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि 7 तारीख को इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से, फैमिली की जानिब से पीटीआई के तमाम अहदेदारों को एक कॉल दी गई है 7 तारीख को अडियाला के सामने। इन्होंने जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की है, उनको आइसोलेशन में रखा है। ना हमें उनकी बीमारी का पता है, ना हमें उनकी सेहत का पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में किस हाल में पड़े हैं। तो एक तो पीटीआई के तमाम अहदेदार पूरे पाकिस्तान से अडियाला जेल जो है वो वहां पे अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ सॉलिडेरिटी के लिए सब आएंगे। और इसके अलावा 9 तारीख को रावलपिंडी में जना ग्राउंड, रावलपिंडी का जो मेन ग्राउंड है, उसमें हमने तहरीक इंसाफ का जलसा अनाउंस किया है और उसकी तैयारियां जो हैं वो इतवार के दिन से शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह 9 तारीख को हम रावलपिंडी में 1 तारीख साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। जलसा जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई की जो या स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है इमरान खान साहब की जानिब से, उसका पार्ट है। और इसके अलावा जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर इन्होंने जो हाइड्रोजन पेट्रोलियम बम गिराया है, तो तमाम पाकिस्तानी उस जलसे में अपने गुस्से का, अपने नफरत का इजहार इनसे करेंगे। और आपको पता है, पूरी कौम को पता है कि ये अनइलेक्टेड लोग हैं, फॉर्म 47 के जरिए आए हुए मुसल्लत शुदा टोला है और अब इनसे निजात का वक्त आप पहुंचा है। हम पाकिस्तानी कौम को अपने साथ मिला के इंशाल्लाह इन घुसपैठियों से और इस मुसल्लत शुदा टोले से पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह हम निजात दिलाएंगे। ठीक, शाहिद खटक साहब, क्या पीटीआई में अब भी कोई अंदरूनी इख्तिलाफात हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि अब भी पीटीआई सेम पेज पर नहीं है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने आइंदा मंगल को अडियाला के बाहर कॉल दी है और अभी आपने भी ये कंफर्मेशन दी कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जो कॉल है 9 अप्रैल की, अभी आपने भी 9 अप्रैल की बात की है। तो ये कोई वाज़े तकसीम की मिसाल नहीं है? पीटीआई के पास फिर प्लान क्या है? देखिए, तमाम मामलात के ऊपर इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो जितने भी हमारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं हम उसमें इंडिपेंडेंट भी होती हैं और फैमिली इमरान खान साहब की उसमें सपोर्ट भी करती है पीटीआई को। आपने देखा होगा कि जिधर भी तहरीक इंसाफ का अगर कोई जलसा होता है या कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो इमरान खान साहब की फैमिली उसमें एज आम पाकिस्तानी और इमरान खान साहब की बहनों की हैसियत से वो जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारा जलसा होगा इंशाल्लाह उसमें इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो उसमें शिरकत करेगी। वो पाकिस्तानी कौम के जो इस वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जदोजहद है वो उसमें अपना हिस्सा डालती है। और दूसरी बात ये कि पार्टी जो है वो पार्टी 8 फरवरी को वो तहरीक इंसाफ है जिसने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ निशानात के ऊपर इन तमाम पीडीएम की जमातों को शिकस्त दी। वो तहरीक इंसाफ आपको यूनिटी आपने देखी, हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने जीता, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बलूचिस्तान, हमने हर जगह से मेजॉरिटी सीटें जीती, लेकिन हमारा रिजल्ट जो था वो तब्दील किया गया। तो पार्टी वो होती है जो अवाम के अंदर होती है। बाकी रहनुमाओं की लड़ाई झगड़े जो है ये रूटीन के मामलात है, ये चलते रहते हैं। और तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात है और मकबूल जमात वो होती है जो अवाम के अंदर होती है, जिसकी अवाम में एग्जिस्टेंस होती है। ठीक, शाहिद साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई मकबूल जमात है, मकबूलियत का दावा भी करते हैं आप लोग, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अडियाला के बाहर 10,000 अफराद भी इकट्ठा करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या वजह है इसकी? पहली बात ये कि अडियाला के सामने जब भी कॉल आई है कसीर तादाद में, हजारों की तादाद में वहां पे आम पाकिस्तानियों ने, हमारे अहदेदारों ने और हमारे कारकुनान ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन वहां पे देखा कि वहां पे कभी इमरान खान साहब की बहनों को रोड के ऊपर घसीटना, उनको दिक्कत देना, उनको गिराना, मुझे 2 दफा गिराया गया, हमारे वहां पे पार्लियामान के मेंबरान को गिराया गया, उनको पकड़ा गया, उनको दिक्कत दिए गए। सोशल मीडिया के ऊपर की तादाद में वहां पे हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है और वहां पे अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती का इज़हार भी करते हैं। शाहिद साहब, चंद रोज कबल आप ही की पार्टी के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने यह कहा था कि अब महमूद खान अजरकजई साहब को कुछ करना चाहिए क्योंकि हम उनकी तरफ देख रहे हैं और अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर वाकई इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अजरकजई की झोली में डाल दी है, अपनी पूरी सीटें उनको दे दी है, और अब क्या कर रहे हैं वो लोग? आजकल नजर भी नहीं आ रहे। रमजान में भी एक यकीन दहानी करवाई गई, फिर वो 6 दिन का जलसा भी हमने देखा, इस्तकबाल रमजान पर वो खत्म भी हो गया, लेकिन स्टिल ना आप लोगों की कोई मुलाकात हुई है और अभी वो
लोग मंजर आम पर भी नहीं है। इस खामोशी के पीछे क्या हकीकत है? पहली बात ये कि महमूद खान चकजई साहब जो हैं, उनको इमरान खान साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब किया और उनको उनकी डायरेक्शन थी कि उनको उमर अयूब साहब की जगह बनाए। हम सब ने मिलकर उनको अपोजिशन लीडर बनाया। उनका एक किरदार है, वो एक किरदार अदा करते रहेंगे। हमारी अपनी अलग जमात है, महमूद खान चकजई साहब या अलामा नासिर साहब, ये सारे हमारे इलाई हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं। तो जो भी इत्तेहाद की तरफ से भी जो कोई कॉल आती है, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती है। और 9 तारीख से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 9 तारीख से दोबारा हमारी तहरीक जो है इसको हम पीक पे लेके जाएंगे। ये तहरीक ही समझी जाए या सिर्फ एक जलसा होगा और वो खत्म हो जाएगा, या तहरीक का आगाज होगा? ये देखिए, इस जलसे के 2 हिस्से हैं। एक ये कि अगर हमें लियाकत बाग में जलसा करने दिया गया, हम वहां पे अपने लोगों को इकट्ठा करके वहां पे हम जलसा करेंगे। और अगर जलसे को रोका गया, हमें एनओसी ना दी गई, तो हम इसको एहतजाजी जलसा बनाएंगे। इसको हम पूरे पाकिस्तान में हर चौक में हम इसके जलसे बनाएंगे। जिसको जिधर रोका जाएगा वहीं पे वो जलसा शुरू हो जाएगा। तो पहली बात ये कि ये एक दिन का जलसा है और उसी में बड़े बड़े ऐलानात जो है वो मुतवक्के है। और जो हमारी स्ट्रीट मूवमेंट जो हम चला रहे थे, तो उसमें एक ब्रेक आ गया। अब दोबारा ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज है और इधर से हम दोबारा उसको उठाएंगे और एट द एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो आप सबको पता चल जाएगा। आप थोड़ा जल्दी में ना रहे, टाइम लें। आपको अंदाजा, एक एक चीज जो है, एक एक पत्ता जो है वो अवाम के सामने और मीडिया के सामने आता रहेगा। शाहिद साहब, मुमकिन तौर पर क्या ऐलानात हो सकते हैं? वो उस वक्त जब जलसा शुरू होगा उसमें आप देखेंगे, आप मीडिया कंटेनर्स निकालने की तैयारी तो नहीं है सोहेल आफरीदी साहब की? देखिए, कंटेनर पे तो हम जाएंगे। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा से काफिले की सूरत में जाएंगे तो उसी कंटेनर के ऊपर बैठ के हम जाएंगे ना। तो पूरी पार्टी कंटेनर के ऊपर खड़ी होगी और हम लियाकत बाग इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक। शाहिद साहब, रिहाई आर्म फोर्स के हवाले से पीटीआई का अब क्या प्लान है? क्योंकि विफाकी आईन अदालत ने भी वजाहत मांगी है और पार्टी के अंदर से बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसकी मुखालफत कर दी। तो अब अगला लाएअमल क्या होगा? ये फोर्स काम करेगी और इसका असल काम क्या होगा? देखिए, एक तो ये कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। इसमें जितने हमारे नौजवान हैं, हम उन सबको रजिस्टर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के हर नौजवान हमारे इस जो रिहाई मूवमेंट है इसका टारगेट है। और दूसरी बात ये कि जलसे में हमने अपने पार्टी को अहदेदारों को बुलाया है। जो हमारे पोजीशन होल्डर है, हमारे 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, जितनी भी है, हम सब उनको जलसे में दावत देंगे। और ये एक ट्रेलर होगा, इसमें आपको तहरीक इंसाफ एज अ जमात नजर आएगी। और उसके बाद जो रिहाई मूवमेंट के लिए जो हम नौजवानों को तैयार करेंगे, जो पुरअमन तरीके से पॉलिटिकल जदोजहद करेंगे, तो वो तमाम चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। शाहिद साहब, बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से भी खबर आई कि उनकी भी आंख का मसला है, और फिर इससे पहले इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कोई अपडेट है आपके पास, कोई मालूमात इस हवाले से? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान साहब को की हमें कोई खैर खबर नहीं है। इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें बंद, वकला की मुलाकातें बंद, पॉलिटिकल जमात की मुलाकातें बंद। बुशरा बीबी साहिबा की जो एक गैर सियासी घरेलू खातून है, उनकी फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी हैं। और यही मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उसकी भी आंख का मसला आया हुआ है, वो भी बीमार है। और आई डोंट नो कि उन तक डॉक्टर की रसाई हुई है नहीं हुई। मैं इस पे कोई आपको कोई जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास कोई खबर नहीं है अब तक। ठीक। शाहिद साहब, आखिर में, एक तरफ तो आप लोग जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात की बातें भी हैं, कोई पसपर्दा या कोई मुज़ाकरात, या कोई जिस तरह से खबरें आई थी कि कोई डील की ऑफर रिसेंट पास में, ऐसी कोई बात है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक, सीनियर रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी की तनाजुर में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से इंफॉर्मेशन वॉर एक नहायत ख़तरनाक और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ सिफारती हक़ाइक़ को मस करके इलाकाई ताल्लुकात और ताकत के तवाज़ुन को मुतासर करने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से यह तासुर दिया गया कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मुलाकात से इनकार कर दिया है। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है और ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया। इनके इस वाज़ेह मौक़िफ़ ने न सिर्फ अमरीकी बयानी की कमज़ोरी को बेनकाब किया, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती एतमाद को सबूताज करने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद इंकशाफ किया कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर 4 मरतबा हमले किए, जो न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन बल्कि इंसानी सलामती के लिए भी एक संगीन खतरा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी भी हमले के नतीजे में ताबकारी का इखराज हुआ तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खलीजी खिते में जिंदगी के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इस ज़िमन में उन्होंने मगरिब के दोहरे मेयार को भी बेनकाब करते हुए सवाल उठाया कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमलों के वक्त मगरिब ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया, मगर ईरान के मामले में वही हसासियत क्यों नजर नहीं आती। इसी दौरान खिते में अस्करी सूरत हाल भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर एक अमरीकी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया गया है, जिसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जबकि एक एहलकार को बचा लिया गया और दूसरे की तलाश जारी है। मजीद बरा एक और अमरीकी A-10 तैयारा भी कार्रवाई के दौरान निशाना बनने के बाद तबाह हुआ, जो इस बात की निशानदही करता है कि ईरान की दिफाई सलाहियतें अब भी मौसर और मुतहरिक हैं। इसी वक्त अमरीका के दाखिली हालात भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दबाव पैदा कर रहे हैं। इक्तिसादी मुश्किलात, बढ़ती हुई महंगाई और अवामी नाराजगी के बायस अमरीकी सदर पर शदीद दबाव है और आवाम की बढ़ती हुई बेचैनी की वजह से इनकी मकबूलियत पर भी असर पड़ रहा है। ये दाखिली दबाव इस वक्त के आलमी और खिते के बहरान में अमरीकी हिकमत अमली को मजीद पेचीदा बना रहा है, क्योंकि वाशिंगटन को एक तरफ ईरान के साथ कशीदगी का सामना है और दूसरी तरफ अंदरूनी इक्तिसादी और सियासी दबाव भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। खलीजी फजाओं में अमरीकी जंगी तैयारों की बढ़ती हुई नकलो हरकत और ताकत के मुजाहरे के साथ साथ ऐसे नुकसानात इस अमर को जाहिर करते हैं कि वाशिंगटन बैक वक्त सिफारतकारी और अस्करी दबाव के हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ऐसे नाजुक माहौल में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें निहायत अहमियत इख्तियार कर गई हैं, जो न सिर्फ खिते में अमन की उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि एक जिम्मेदार और मुतवाजन सिफारती किरदार के तौर पर भी उभर रही हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद अली रिजवी, ईरान से इन्होंने ज्वाइन किया है, और वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद हसन। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। असद, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और सालिसी करवाने वाले ममालिक की तरफ हैं, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र भी शामिल है। पाकिस्तान के किरदार को भी अहम समझा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का जो सिफारती किरदार है उसको मस करने की भी कोशिश सामने आई है। क्या इसको फिर साजिश समझा जाए कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकता है इस वक्त वो इतना ही ऑफर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, तो अगर आप ये कहें कि ज़ाहिर है वो एक सालिस मीडिएटर के तौर पे सामने आ रहा है, अपना इस्लामाबाद वो पेश कर रहा है कि आप यहाँ पे बैठिए, हम बात कीजिए, और उसके साथ साथ जो खित्ते के दीगर बड़े प्लेयर्स हैं उसको पाकिस्तान ने इंगेज किया है। पाकिस्तान के बस में इतना ही है, और ये है कि दोनों पार्टियां जो या मुतहारिब हैं, ज़ाहिर है तीसरे के साथ तो आपका कोई सिफारती ताल्लुकात है नहीं है, और जिसके साथ आपके सिफारती ताल्लुकात नहीं है, इस जंग का जो एक बड़ा फरीक है, सो ऑफ कोर्स उसकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का सामना किया जा रहा है, और उसी को हम कह सकते हैं कि एक स्पॉइलर का रोल उसमें वो प्ले कर सकता है पोटेंशली। लेकिन पाकिस्तान के बस में जो था वो वही कर रहा है, और तो वही करना है, और पाकिस्तान की अतुलवसा कोशिश रही है कि ना सिर्फ ये कि वो खुद इस जंग में ना कूदे, बल्कि इस जंग का जो स्केल है वो नीचे जाए, इसको डी एस्केलेट किया जा सके, और इस रीजन के अंदर, चूंकि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान उसका पार्टनर बने या ना बने, एक बहुत बड़ी कीमत है जो पाकिस्तान को पे करना पड़ रही है, पूरी दुनिया को इनफैक्ट पे करना पड़ रही है, लेकिन बीइंग अ नेक्स्ट डोर नेबर
पाकिस्तान के लिए इसके असरात, पाकिस्तान के लिए इसकी कीमत ज़्यादा है और पाकिस्तान उसी से बचने के लिए तमाम तरह एफर्ट कर रहा है। लेकिन ये खदशात भी अपनी जगह पे मौजूद हैं कि अगर ये जंग एस्केलेट होती है और आगे चल के किसी स्टेज पे सऊदी अरेबिया जिसके साथ पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट हैं, अगर वो इसका मुतहर्रिक तौर पे हिस्सा बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी मुकम्मल गैर जानिबदार रहना ज़्यादा आसान नहीं होगा। सो एक सिफारती सतह पे एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अली, इस खबर के बाद कि ईरान जो है वो पाकिस्तान में नहीं बैठना चाहता, फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से इस पर वजाहत भी आई कि ईरान को इस्लामाबाद आने में कोई मसला नहीं है। फिर ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी हमने देखा कि सामने आया। ईरानी अवाम भी पाकिस्तान तशक्कुर के नारों के साथ सड़कों पर आए हैं, बाकायदा विजुअल्स हमने देखे हैं। ईरानी अवाम के तासुरात क्या हैं? इस वक्त ईरान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुआ है इस जंग की वजह से वो तकरीबन पूरे दुनिया के सामने है। जैसा कि मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त जो खुद ईरानी अवाम हैं वो यानी कतअन ये नहीं चाहते कि इस हालत में कोई मुज़ाकरात हो जाए। वो ये चाहते हैं जो नुकसानात ईरान के किए गए हैं और जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है या जिस तरह जो बच्चों की शहादतें हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसानात हुए हैं उसका किसी न किसी तरीके से अजाला किया जाए और उसका बदला लिया जाए। अवामी तासुर तो ईरान के अंदर यही है, लेकिन जो हुकूमती लेवल पर मुख्तलिफ आरा देखा जा रहा है उसमें कोशिश यही है, ईरानी जो क़यादत है वो इस तकदो में लगे हुए हैं कि जितना मुमकिन हो मुज़ाकरात एक ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया जाए कि दोबारा अमेरिका या उसके एलाइज जो हैं वो दोबारा ईरान पर हमला करने की कतअन यानी कोशिश ना करें। ईरान का इस वक्त जिस तरह आप तमाम नाजरीन को मालूम है कि वो इस जंग में आने का कोई इरादा नहीं था और वो यानी एक जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से। तो वो यही चाहते हैं क्योंकि ये दूसरा मर्तबा है ईरानी कौम और ईरान के साथ ये हो रहा है, तो उनका यही कोशिश है कि ऐसा कोई गारंटी बीच में आ जाए कि वो इस जंग को रुकवाने में भरपूर एक तो मदद भी दे और दूसरा आगे इन फ्यूचर ऐसा कोई इक़दाम ना हो। आपके नाजरीन को ये मैं यहाँ पर बताता जाऊं कि खुद ईरान के अंदर जो सेंटिमेंट्स पाया जाता है वो यही कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस 6+1 के साथ जो ईरान के डील हुई थी उसमें भी अमेरिका ने एक तरफा तौर पर उस डील से पीछे हट गया। फिर उसके बाद जो 12 रोज़ा जंग जो पिछले साल जून में की गई उसके दौरान भी उससे कबल मुज़ाकरात चल रहा था और इस वक्त जो 35 रोज़ा जंग है जो अब जारी है इसके अंदर भी अमेरिका पहले मुज़ाकरात कर रहा था और ये तरफा तौर पर इस यानी मुज़ाकरात के टेबल से हट और अभी भी मुज़ाकरात के दौरान भी जो हमले हुए हैं फिर ईरान का ये तासुर दुरुस्त है, ये खदशा दुरुस्त है कि अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इसराइल की गारंटी की ज़रूरी है। असद साहब, ये जो नवंबर में अमेरिकी मिड टर्म इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इस वक्त जो ट्रंप है वो डोमेस्टिक प्रेशर किस कदर है उन पर, अमेरिकी अवाम इस वक्त क्या सोच रही है? और ट्रंप का तो नारा था अमेरिका फर्स्ट का, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो ये तो इसराइल फर्स्ट की सूरत बन रही है। जी, पहले तो मैं अली साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ कि आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान बीच में सालिसी तो तब है जब दोनों फरीकें मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल रजामंदी दें। पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छा मैसेंजर है जो बुनियादी तौर पे पीस एफर्ट कर रहा है, तो अभी सालिसी वाला किरदार थोड़ा उससे आगे है और दूर है। और सेकेंडली पाकिस्तान की जो अपनी मजबूरियां हैं वो समाजी हूँ, पाकिस्तान के अपने समाज की हैसियत से बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की अपनी एक हिस्टोरिक टाइज हूँ और फिर वो दूसरे दो मुल्कों के दरमियान रियाज और तेहरान की बात कर रहा हूँ, एक पुरानी तारीख हॉस्टिलिटी की, तो एक मुश्किल टास्क है। मैंने पिछले भी किसी प्रोग्राम में कहा था। कोशिश तो अच्छी है पाकिस्तान की जानिब से, बाकी उसमें तो कोई शुबा नहीं है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। मैं कहता हूँ कि जी वो जिसके बस में जितना है, जलती हुई आग पे अगर एक वो कहते हैं कि चिड़िया पानी का कतरा भी आपने वो चून से फेंकती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी कोशिश नहीं की, उसने पूरी तरह आग बुझाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की एफर्ट्स काबिल तारीफ हैं।
अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब कि अमेरिका की पॉलिटिक्स और अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्पीच है उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, खासतौर पर ताज़ा तरीन उन्होंने कौम से खिताब किया 2 दिन पहले। ज्यादातर हल्कों में उन पे तनकीद हो रही है कि इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने आदाब से भी वाकिफ नहीं थे और इतना बड़ा एडवेंचर कर लिया है जिसकी ना सिर्फ एक मुआशी बहुत बड़ी कास्ट है, बल्कि अब ज़ाहिर है उसके जो रिपरकशंस हैं वो मुल्क की मईशत के हवाले से भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। $1 से ज़ायद का डिफरेंस आ चुका है फी बैरल ऑयल की प्राइसेस में, और अल्टीमेटली फिर ये ट्रिकल डाउन करती हैं बाकी जो महंगाई है उसके ऊपर भी। अब आपने कहा कि रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से अभी तक के सदर जो ट्रम्प हैं, उनकी ताज़ा तरीन सर्वेस के मुताबिक उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 33% पे आ चुकी है। उनके लिए जो उनकी जो मकबूलियत है या उनके फैसलों के लिए जो इंडोर्समेंट है पब्लिक के अंदर, तो ख्याल यही किया जा रहा है कि एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब रिपब्लिकन साइकिल्स जो हैं, ये सर्कल्स जो हैं, वो अपने तौर पे बहुत कॉन्फिडेंट है। वो समझते हैं कि हमसे तो हो सकता है कि कुछ चीजों में गलतियां हो रही हों, लेकिन जो मुतबादिल हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो भी अपने आप को इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रजिस्टर नहीं करा पा रहे और कोई अल्टरनेटिव्स उनके पास भी नहीं है जिसमें वो अपने आप को एक मसीहा के तौर पे। लेकिन असद, मेरा आपसे सवाल भी यही था ना कि ट्रम्प का तो नारा अमेरिका फर्स्ट का था, लेकिन सूरत हाल तो ये होगी कि इसराइल फर्स्ट की सूरत बन गई है। अपना सरमाया लगा रहे हैं, अपनी आवाम को महंगाई के तूफान में धकेल रहे हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया कि पॉपुलैरिटी भी खत्म हो रही है। ये जंग तो ट्रम्प की थी ही नहीं। देखिए, वो कल एक एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बेसिकली जब आपने कोई तजिया करना होता है तो तजिए के लिए जिस चीज के बारे में या जिस शख्स के बारे में, जिस अप्रोच के बारे में कह रहे हैं, वहां पे रैशनैलिटी का पाया जाना बहुत जरूरी है और ये बहुत मिसिंग है। चूंकि सुबह कोई और गोल पोस्ट हो, दोपहर में कुछ और हो, शाम में और हो, तो तजिया करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी शख्स के लिए। सो आप ये खुद सोच लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का 2 दिन पहले ये कहना कि मैं तो बहुत हैरान हूं, हम तवक्को ही नहीं कह रहे थे कि ईरान की जानिब से ऐसा रद्द-ए-अमल खलीजी ममालिक की तरफ आ सकता है। एक जो आम सा तालिब इल्म हमारे जैसे सहाफत का, हम तो सहाफत हैं, हम तो कोई स्ट्रेटेजिस्ट भी नहीं है, हम तो जंगी अमूर के भी माहिर नहीं है, और हमारे जैसे तालिब इल्म भी ये सोच रहे थे कि हम ईरान के पास, ईरान अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अमेरिका के जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान उनको परसू कर सकता है, उनको चेस कर सकता है, उनको टारगेट कर सकता है। तो ये कैसे यानी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है ऑल ऑफ सडन बैठ के। सो आपने ये दुरुस्त कहा, आपने सवाल में ही आपका जवाब था। दूसरा जो उसके सवाल का पहलू था कि एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये भी है कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, जैसा कि आपका क्लेम है। आप इसराइल फर्स्ट ना बनाएं, इसराइल के साथ आपकी बहुत क्लोज टाइज हैं, आप मुकम्मल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे उसके लिए जंग में जाना, और अब आप एक लफ्ज भी यूज करते हैं कि हम जंग से निकल रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपने इतनी उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई है कि इंस्टीट्यूशनल किसी अप्रोच के साथ उस पे ऊपर बैठ के फैसला नहीं किया गया है। और इसराइल तो कहते हैं कि पिछले कम से कम 20-25 साल से अमरीकी सदूर को, जितने भी सदूर रहे हैं इस दौरान, और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, वो कोशिश करते रहे हैं कि अमरीका उनके साथ अबोर्ड हो और वो ईरान को टारगेट करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी ये ताकत भी है कि वो टैक्टिकल सर्जिकल स्ट्राइक्स में जहाँ को उनको जाना हो, वो जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी हो, या जो हमास की लीडरशिप अगर तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर मौजूद है, उनको उन तक पहुंचना हो, तो उनकी इंफॉर्मेशन ऐसे टैक्टिकल सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए ठीक रही है, लेकिन बाकायदा वार के लिए उनके अपने जो मुसाद चीफ हैं उनके ऊपर दबाव है, सख्त दबाव है, सख्त इसराइल के अंदर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसराइल के जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप इसको स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी। उनका ख्याल ये था कि एक बम्बार्डमेंट होगी, चीजें जो है वहां पे पूरा डिसमेंटल हो जाएंगी, सिस्टम बिखर जाएगा, लोग आ जाएंगे आपस में, चंद दिन जो है क्यास और मारामारी का दौर होगा, उसके बाद फिर हम किसी पे हाथ रखेंगे, वो पावरफुल हो जाएगा और वो नई अल्टरनेटिव लीडरशिप आ जाएगी। तो यहाँ मुकम्मल फेलियर जो है वो फेलियर हमने बिल्कुल नजर भी आया है, फ्रस्ट्रेशन में नजर आती है। एग्जैक्टली। अली, ट्रंप ने पहले भी ये धमकी दी थी कि पहले से ज़्यादा ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे, ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया जाएगा। आज भी ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई कि आबनाए हुर्मुज़ को जो खोलने की डेडलाइन दी गई थी 10 दिन की, उसमें 48 घंटे बाकी हैं। अगर ईरान इस डील पर नहीं आता तो मज़ीद सख्त हमले किए जाएंगे, मज़ीद तबाही होगी। ईरान की जानिब से कोई सोच विचार जारी है, डील के करीब है, डील चाहता है ईरान, या आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से कोई बातचीत चल रही है?
नहीं, इस वक्त देखें, अगर आप इस पूरे सूरत हाल को देखें जंग के, तो ईरान ने जंग के मेयारात को बदल दिया है। यानी कहाँ $1 बिलियन का यानी पूरा फौजी बजट, और कहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बजट है यूएस के। इसके बावजूद ईरान ने जिस तरीके से साबित कदमी दिखाई है इस मैदान के अंदर, तो ईरानी कौम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। वो अब भी यानी मैं देख दिल्ली यानी ईरान के तमाम शहरों में लोगों का ये काम हो चुका है कि वो मगरिब के नमाज के बाद सारे लोग सड़कों पे होते हैं, और वो 5-6 घंटे वहां सड़कों पर गुजार कर फिर घरों को जाते हैं। यानी वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए या कोई ऐसे डील के लिए तैयार नहीं है जो जिसमें ईरानी कौम के मफादात और उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया हो। जहां तक अपनाए हुर्मुज खोलने की बात है, अपनाए हुर्मुज के ऊपर तो ईरान ने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया है कि इसके बाद अपनाए हुर्मुज का जो कंट्रोल है वो ईरान और ओमान दोनों मिलकर चलाएंगे, और ये सिलसिला अब तकरीबन हमेशा के लिए वो उन्होंने वो कर लिया है, फैसला कर लिया है कि इसके ऊपर हम अपने कंट्रोल से इसको रखेंगे, यानी अपने कंट्रोल में रखेंगे। ठीक। अगर अमेरिका कोई अटैक करता है तो ईरानी कौम तैयार हैं। अभी जिस तरह मैं अभी अब से कुछ देर कबल देख रहा था, ईरान के कहकिलोए रहमत एक सूबा है जी। जहां पर कल एक F-35 गिरा है, और वहां के जो अवाम है वो यानी अवाम निकला है अमरीकी पायलट को ढूंढने के लिए, और दो जो यूएस हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ऊपर फायर की गई है, जो और कुछ वहां इतलात पर। ये भी हैं कि ईरान ने अपनाए हुर्मस में इस्राएली जो जहाज है उसको भी हिट किया है। जी, वो मुख्तलिफ वो चलता रहता है उनकी जी। तरफ से। अब अपना हुर्मुज़ के अंदर कोई भी ईरान के कोऑर्डिनेशन के बगैर वहां से गुजरना तो अब महाल सी बात हो गई है, और उसमें सिर्फ उन ममालिक को इजाजत है जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके निकले हैं। जिस तरह कल फ्रांस का एक शिप वहां से गुजर गया है, वो पूरा दुनिया के सामने है। यानी उनके बगैर और उनके कोऑर्डिनेशन के बगैर कोई भी अब कश्ती वहां से नहीं गुजर नहीं पा गुजर रहा। सकती। ठीक है, सैयद अली रिजवी हमारे साथ मौजूद थे और असद हसन ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इसी के साथ न्यूज़ टुनाइट दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।